अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। जेनेसिस ऑफ आरबीसीज, स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स, अरिथ्रोपोइटिन रेगुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, अरिथ्रोपोइटिन फॉर्म्ड बाय किडनीज, मेच्योरेशन ऑफ आरबीसीज एंड मेच्योरेशन फेलियर। वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेसिस ऑफ आरबीसीज यानी अरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का बॉन फॉर्मिंग टिश्यूज़ में बनने को हम अरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं उन एरियाज़ को जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करेंगी। तो हमें पता है कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फीटस में हमें यॉर्क सेक्स से प्रोड्यूस होती है, स्प्लीन और लीवर से, और बर्थ के बाद हमें बोन मैरो से आरबीसीज बनते हैं और सारी बोन्स की बोन मैरो आरबीसीज प्रोड्यूस करती हैं 5 ईयर्स तक। उसके बाद 20 ईयर्स के बाद जो है बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स की वो प्रोड्यूस करती है बोन मैरो, लेकिन एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस बोन और टिबिया बोन, क्योंकि वो फैटी हो जाती हैं, येलो फैट्स उसमें हो जाता है और फिर वो आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं करती। इस एज के बाद जो बोन मैरो प्रोड्यूस होता है वो मेम्ब्रेनस बोन्स की बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स एंड लिब, इलियक क्रेस्ट। तो ये हमारे पास था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज बढ़ती रहती है आरबीसीज की प्रोडक्शन भी कम होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है PHSC, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमें एज वी नो दैट के बोन मैरो में आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो हमारे पास जो आरबीसीज की प्रोडक्शन बोन मैरो में स्टार्ट होगी, जिस सेल से स्टार्ट होगी उसको हम कहते हैं PHSC। तो ब्लड सेल्स होती है वो अपने लाइफ शुरू करते हैं बोन मैरो में एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से जिसको कहते हैं PHSC। और उसके बाद सारे सर्कुलेटिंग ब्लड जो मतलब बाकी सारे ब्लड सेल्स हैं वो इसी एक सेल से बनते हैं, PHSC से, प्लूरोपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। अब इनकी ख़ास बात ये है कि जैसे ये सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, एज दिस सेल रिप्रोड्यूस, तो इनका एक पोर्शन जो होता है वो बिल्कुल इन जैसी एक कॉपी बना लेता है, यानी अपने जैसी एक कॉपी बना लेता है, ओरिजिनल PHSC जैसी एक कॉपी बना लेता है, जिसकी वजह से इनकी जो है बोन मैरो में ये रिटेन रहते हैं और इनका जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ कम होता रहता है। तो PHSC के बारे में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास आरबीसीज अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं बोन मैरो में एक सेल से जिसको कहते हैं प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, और बाकी सारे ब्लड सेल्स इसी एक सेल से बनते हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात ये होती है कि अपनी जैसी ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो कुछ जो होते हैं वो अपने जैसे मतलब ओरिजिनल अपनी जैसी भी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि इनकी जो है वो रिटेन रहे पॉपुलेशन बोन मैरो में, और बाकी जो है इनका फिर नंबर जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज बढ़ती जाती है कम होता जाता है। इसी वजह से आरबीसीज की प्रोडक्शन भी कम होती रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कमिटेड स्टेम सेल्स। अब ये जो हमारे पास PHSC से आगे बनेंगे कमिटेड स्टेम सेल्स, यानी रिप्रोड्यूस सेल्स फ्रॉम PHSC हाउएवर डिफरेंशिएट टू फॉर्म अदर टाइप ऑफ सेल्स। द इंटरमीडिएट सेल स्टेज आर मच लाइक PHSC, even they have become committed to particular line of cell and they are called committed stem cells। यानी जो हमारे पास PHSC आगे बना लेगा committed stem cells, जो कि वैसे तो कमिट हो, यानी कोई चीज़ अगर कमिट हो गई है यानी वो उस खास सेल्स की प्रोडक्शन के लिए हमने उसको तय कर लिया कि ये अब खास सेल की प्रोडक्शन करेगी, तो वो हमारे पास होगी कमिटेड स्टेम सेल। और कमिटेड स्टेम सेल्स होंगे वो PHSC जैसे ही होंगे, ठीक है। जब हम डिफरेंट कमिटेड स्टेम सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रो करेंगे तो वो कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगी स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की। जैसे कि अगर कमिटेड स्टेम सेल्स ऐसे हैं जो आगे जाके एरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, जिसकी एब्रीवेशन होगी CFUE, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। क्योंकि वो जाके आगे एरिथ्रोसाइट्स बना रहे हैं। इसी तरह जो आगे जाके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो आगे जाके ग्रेनुलोसाइट्स बनाएंगे उनको कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स, यानी CFUG। और जो आगे जाके मोनोसाइट्स बनाएंगे इनको कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। और दोनों बनाएंगे जो ग्रेनुलोसाइट्स भी बनाए और मोनोसाइट्स भी बनाए तो उनको हम कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स। तो इस डायग्राम से ये क्लियर हो जाएगा कि पहले हमारे पास क्या होगा, प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होगा, जिससे आरबीसीज की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और ये जाके आगे कमिटेड स्टेम सेल्स बनाएगा। कमिटेड स्टेम सेल यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, जो कि बिल्कुल इस जैसा ही होगा, ऑल्दो वो कमिटेड होगा कोई एक स्पेसिफिक सेल बनाने के। अब वो जो कमिटेड स्टेम सेल है जब उसको हम ग्रो करेंगे, यहाँ पे इसलिए शो नहीं किया क्योंकि उसको आगे हमने जाके डिफ्रेंशिएट कर लिया ना, जब उसको कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाएगा तो वे खास टाइप ब्लड सेल्स के बनाएंगे। जैसे कि अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है तो ये आगे जाके एरिथ्रोसाइट्स अगर बना रहे जाके ये
आगे जाके ये हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ये आगे जाके इसके फर्दर रिएक्शन होंगे और ये एरिथ्रोसाइट बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये वही कमिटेड स्टेम सेल है जिसको हमने कल्चर मीडिया में ग्रो किया। इसी तरह जो जाके ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स बनाएगा उसको कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स। जो आगे जाके सिर्फ मैक्रोफेजेस बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगा, उसको कहेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। और जो आगे जाके लिम्फोसाइट्स बनाएगा, तो उस तरह जो है ये आगे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास है ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। ग्रोथ इंड्यूसर्स से पता चल रहा है ये ऐसे प्रोटीन फैक्टर्स होंगे जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होंगे कमिटेड स्टेम सेल्स की, जो कि हमने अभी पढ़े। तो उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन 1 है। वैसे आपकी बुक में 4 मेंशन किए हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन 1 है जो कि सारे कमिटेड स्टेम सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, अब जो फैक्टर्स ग्रोथ कॉज करा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन कॉज नहीं करा सकते। डिफरेंशिएट कहते हैं किसी एक चीज़ को दूसरे में डिफरेंशिएट कर देना। जैसे आप एरिथ्रोसाइट्स की आगे जाके जब उसकी जेनेसिस को पढ़ेंगे, उसके स्टेजेस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी एक सेल को दूसरे में डिफरेंशिएट करने के लिए जो फैक्टर्स होंगे उनको कहेंगे डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। तो वो हमारे पास आउटसाइड बोन मैरो होगा। जैसे कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उस वजह से ये डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स जो है उनको ये स्टिमुलेट करेगा कि वो आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज़ करे। तो ये जनरल था जो कि पता होना चाहिए। बाकी हमारे पास ये चीज़ मेन है कि स्टेजेस जो है वो आरबीसीज डिफरेंशिएशन की स्टेजेस कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेल बनता है उसको कहते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद बनता है बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद बनता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिक्यूलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। फिर जाके डायरेक्टली हमारे पास एरिथ्रोसाइट ही बनता है। पहले ये डिफ्रेंशिएट होता है इन स्टेप्स में। अब इनको प्रो एरिथ्रोब्लास्ट क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ इन्हीं चीज़ों में हम पढ़ लेंगे। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है ये फर्स्ट सेल होता है जो कि रिकॉग्नाइज होता है आरबीसी की, मतलब एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन में जो फर्स्ट सेल बनता है वो कौन सा होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो मतलब बिफोर, एरिथ्रोब्लास्ट बनने से पहले वाला सेल, यानी एरिथ्रोसाइट्स बनने से पहले वाला जो सेल होगा उसको प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। तो जब इसको प्रॉपर स्टिमुलस मिलता है तो बहुत सारे जो है आगे जाके बहुत सारे सेल्स बनते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, इनका क्रोमेटिन इनमें लूज़ होता है। क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम होता है, तो ये क्रोमेटिन इनमें लूज़ होता है। इनमें न्यूक्लियस जो होता है प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपने हर सेल के जो हमारे पास फीचर्स होंगे उनको याद रखना है कि जो सबसे पहले वाली स्टेज है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, उसमें क्रोमेटिन जो था वो लूज़ होगा, उसका न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट होगा, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, बेजोफिलिक ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होगा, और ये बड़े सेल्स होंगे। अब जैसे ये बन जाएगा, ये डिवाइड होगा मल्टीपल टाइम्स, हत्ता के एंड में जाके एरिथ्रोसाइट्स बन जाए, आरबीसीज यानी बन जाए। तो यहाँ से हमने प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ा कि ये लार्ज सेल्स होते हैं, इनमें क्रोमेटिन जो होता है लूज होता है, इनका न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट, और ये लार्ज सेल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बिफोर स्टार्टिंग बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आपने इन सारे सेल्स के अंदर 4-5 चीज़ों को नोट रखना है कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा है, हर सेल का साइज़ कैसा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होता जा रहा है, चेंज होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे, और उनका क्रोमेटिन कैसा है। तो ये 4 चीज़ें जो है इससे इजी होगा कि आप सब हर सेल के अंदर जब इन 4 चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब ये बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो किससे बनेगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से। और इसके अलावा इसको बेसोफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिक डाइज के साथ स्टेन हुआ होता है, और इस टाइम पे सेल के अंदर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन आ जाता है, इस वजह से इसको कहते हैं बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, यानी स्टेज पे सेल के अंदर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। पॉली मतलब मैनी और क्रोमेटो मतलब कलर के कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे कलर होगा इस स्टेज पे सेल की, इस वजह से इसको पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। और ये न्यूक्लिएटेड इमेच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी अभी इसमें न्यूक्लियस अभी स्टेज में है, न्यूक्लिएटेड इमेच्योर एरिथ्रोसाइट इन विच न्यूक्लियस ऑक्युपाइज relatively small part of cell than its precursor बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। यानी अभी बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट की निस्बत इसमें न्यूक्लियस है, लेकिन इसने कम स्पेस ऑक्युपाई की हुई है एज कम्पेयर टू बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। यानी इस बात से ये पता लगता है कि इसमें भी न्यूक्लियस होगा। ठीक है,
लेकिन इस स्टेज में न्यूक्लियस ने स्पेस कम ऑक्यूपाई की हुई है एज़ कम्पेयर टू बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। और इसके अंदर जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे हेमोग्लोबिन एक्युमुलेट होना शुरू हो गया था, तो अब यहाँ पे हेमोग्लोबिन इतना एक्युमुलेट हो गया है कि अब उसके वजह से कि अब साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ बेसोफिलिक नहीं रहेगा बल्कि वो अब एसिडोफिलिक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और इसका क्रोमेटिन कैसा हो जाएगा, कोर्स डीपली स्टेनिंग क्लम्प्स बना लेगा। ठीक है, पहले तो फाइन क्रोमेटिन था यानी बिल्कुल थ्रेड लाइक था, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो रहा है और स्टेनिंग क्लम्प्स बना लेगा। तो इसमें क्या पढ़ा हमने पॉलीक्रोमेटिक क्रोमेटोफिल क्लोरिथ्रोब्लास्ट में कि हमारे पास HB एक्युमुलेट होने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक हो गया है, अब बेसोफिलिक नहीं रहा सारा का सारा, और इसमें न्यूक्लियस होगा लेकिन न्यूक्लियस ने कम जगह ऑक्यूपाई की हुई है एज़ कम्पेयर टू बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। और इसमें जो क्रोमेटिन है न्यूक्लियस का उसने कैसा वो हो गया, उसने वो डीपली क्लम्प बना लिया उसने, यानी डीपली स्टेन हो गया। अब ये जो ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट है इसमें अब ऐसा होगा कि हीमोग्लोबिन इकट्ठा होने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म जो होगा पिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास इसका न्यूक्लियस जो होगा वो मतलब श्रिंक होता जाएगा। इसके अलावा जो है इस जो न्यूक्लियस जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें से निकलने लग जाएगा थ्रू एसिमेट्रिक डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब हमारे में से इसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल जाएगा तो उस स्टेज को हम रेटिकुलोसाइट कहेंगे। तो इस स्टेज में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस श्रिंक होता जाएगा और डार्क होता जाएगा और हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से साइटोप्लाज्म पिंक होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फाइनली न्यूक्लियस जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। जब वो न्यूक्लियस सेल से बाहर निकल जाएगा तो उस स्टेज को हम रेटिकुलोसाइट कहेंगे, जिसको हम नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे। अब रेटिकुलोसाइट में क्या होगा हमारे पास कि इसके अंदर बेसोफिलिक मटेरियल बहुत कम होगा, स्मॉल अमाउंट होगा बेसोफिलिक मटेरियल की वजह से। और इसके अंदर हमारे पास तो इस स्टेज में हमारे पास गोल्जी अपरेटस के रेमिनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के भी और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के भी। और इनका फ़ायदा क्या होगा कि बाद में जाके RBCs को एनर्जी यहीं से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है वो 34% जो है वो इसने एक्युमुलेट कर लिया हीमोग्लोबिन। ठीक है, और न्यूक्लियस का तो हमें वैसे ही पता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे इतना स्मॉल हो जाएगा, या तो उसके रेमिनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएंगे सेल से, और इसी टाइम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इस स्टेज में जो है सेल अब रेटिकुलोसाइट जो है ब्लड कैपिलरी से बाहर मतलब बोन मैरो से ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बोन मैरो से अब ब्लड कैपिलरी में एंटर होगा, किस प्रोसेस के ज़रिए, डायपेडेसिस यानी स्क्वीजिंग प्रोसेस से जो है वो एंटर हो जाएगा। स्क्वीजिंग प्रोसेस जो कहते हैं कि किसी इस तरह करके अगर यहाँ पे बोन मैरो होगा तो यहाँ से स्क्वीज़ करके जो है ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाएगा। अब जब वो ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाएगा तो उस स्टेज पे हम जो है उसको एरिथ्रोसाइट कह देंगे। ठीक है, तो रेटिकुलोसाइट पे न्यूक्लियस रिमूव हो जाएगा सेल से। इसके अलावा यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन 34% हो जाएगी। इस स्टेज पे रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं गोल्जी अपरेटस के और माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा और अब इसके बाद जो है न्यूक्लियस जो है वो डायपेटिसिस के इस प्रोसेस से जो है बोन मैरो से एंटर हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज में थ्रू डायपेटिसिस प्रोसेस यानी स्क्वीजिंग प्रोसेस से। फिर उसके बाद है मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स। ये कैसे होते हैं कि बेसोफिलिक मटेरियल जो होगा रेटिकुलोसाइट्स में वो 1 to 2 डेज में डिसअपेयर हो जाएगा और अब उसको कहेंगे मेच्योर एरिथ्रोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो होता है फॉरन एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और इसके अलावा इसकी परसेंटेज अगर देखें तो वो लेस देन 1% होती है। तो ये बेसिक बातें हैं जिनको चंद एक जो आपको याद रहे वो आप पेपर में मेंशन कर दें कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट सेल की सबसे पहली स्टेज होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास बेसोफिलिक में इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिक डाइस से स्टेन हुआ होता है। पोली में हमारे पास जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियस कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। और इसके बाद जो है ऑर्थोक्रोमेटिक में हीमोग्लोबिन इतना एक्युमुलेट हो जाता है कि इसका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का हो जाता है, ऑर्थोक्रोमेटिक में पिंक हो जाता है। और इसके अलावा जो बाद में जब न्यूक्लियस इसमें से रिमूव हो जाएगा स्टेज को रेटिकुलोसाइट कहेंगे। रेटिकुलोसाइट जाके जब ब्लड कैपिलरी में एंटर हो जाएगा और उसमें से बेसोफिलिक मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो उसको कहेंगे एरिथ्रोसाइट। अब एरिथ्रोसाइट के पास न्यूक्लियस नहीं होता और ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इन सारे सेल से रिमूव करवाया और ये डिफ्रेंशिएट हुआ है। एरिथ्रोसाइट्स जो है मतलब ये स्टेजेस थे उसके डिफ्रेंशिएशन के। अब इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी अगर टिश्यू
कम होगा, हाइपोक्सिया वाली स्टेज होगी, तो उससे आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कौन सी ऐसी मतलब वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं जो कि जिससे ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी, तो उसके हमारे पास 5 इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं कि एक तो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, 1% एनीमिया की कंडीशन में चला जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या पुअर ब्लड फ्लो हो जाए, या फिर पल्मोनरी डिजीज़ हो। इन सारी वजूहात की वजह से जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। ये टिश्यू ऑक्सीजनेशन से मतलब बॉडी में टिश्यू ऑक्सीजनेशन हुई, टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ बॉडी में, तो उसकी वजह से एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, जो किडनी से रिलीज़ होता है। इस वजह से इन्होंने किडनी लिखा। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो फिर जाके इन सारे स्टेप्स को रेगुलेट कर देगा, इनके प्रोडक्शन को फास्ट कर देगा, और एट द एंड हमारे पास आरबीसीज की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स मतलब जो ऑक्सीजन को कम करेंगे वो जाके एरिथ्रोपोइसिस की को रेगुलेट कर देंगे या उसको बढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है टिश्यू ऑक्सीजनेशन एसेंशियल रेगुलेटर ऑफ आरबीसीज प्रोडक्शन। तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल रेगुलेटर है आरबीसी प्रोडक्शन का। अब वो सारी कंडीशन जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को डिक्रीज़ कर देंगी, वो हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगी। यानी जो भी ऐसी चीज़ जिससे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी उसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है? एक तो पर्सन के बहुत ज़्यादा एनीमिया, उसको एनीमिया हो गया, यानी उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया। इसके अलावा जो है उसके बोन मैरो कोई डिस्ट्रक्शन होगी। अगर हमारे बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो गया तो आरबीसी जो है वो टिश्यू इसकी वजह से क्या हो जाएगी? टिश्यू ऑक्सीजनेशन होगी। अगर कोई हाई एल्टीट्यूड पे रहता है यानी ऊंचाई वाली जगह पे रहता है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी, या फिर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाए, या फिर सर्कुलेशन की मतलब ब्लड सर्कुलेशन की कोई डिजीज़ हो जाए, जैसे हार्ट डिजीज़ हो जाए। और इसके अलावा प्रलॉन्ग्ड कार्डिक फेलियर, यानी बहुत अरसे तक जो है दिल जो है उस कार्डिक फेलियर हो जाए, और इसके अलावा लंग डिजीज़ हो जाए। तो इन सब कंडीशन से जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब इनसे ऑक्सीजन कम होगी तो आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एरिथ्रोपोइटिन रोल इन स्टिमुलेटिंग आरबीसी प्रोडक्शन। तो जो प्रिंसिपल स्टिमुलस है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, लो ऑक्सीजन जब होती है तो उसकी वजह से हमारे पास एक प्रोटीन जो है रिलीज़ होती है बॉडी में, किडनी से रिलीज़ होती है, जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका वेट होता है 34,000। और अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा तो हाइपोक्सिया होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी अगर हमारे पास बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है और एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ नहीं हो रहा तो इसकी वजह से फ़ायदा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर बहुत कम आरबीसी की प्रोडक्शन होगी। तो एरिथ्रोपोइटिन होगा और तो इसी फिर ही जाके हमारे पास जो है आरबीसी की प्रोडक्शन जो है इन्हांस होगी। अब एरिथ्रोपोइटिन जो है यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ से प्रोड्यूस होगा। 90% जो एरिथ्रोपोइटिन है किडनी से प्रोड्यूस होगा, बाकी जो 10% होगा वो लीवर से होगा, या 10 इसके परसेंटेज 10% होने लगी, वैसे ही रिमेनिंग जो होगा वो लीवर से प्रोड्यूस होगा। कुछ स्टडीज़ कहती है कि हमारे पास जो फिब्रोब्लास्ट जैसे इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अराउंड? कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दोनों क्या किडनीज़ के हैं, तो वो किडनी के पार्ट्स को कहते हैं कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं उनके जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वहाँ से जो है एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होता है, ये कुछ स्टडीज़ कहती है। इसके अलावा रीनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करती है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। अब हम देख लेते हैं नॉन रीनल सिग्नल को, यानी किडनीज़ के अलावा कहाँ से सिग्नल आ सकता है। तो ये जो हार्मोन्स है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी जाके स्टिमुलेट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन को, और उससे भी हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाती है। अभी किस तरह होती है? पहले हमारे पास हाइपोक्सिया हुआ, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ बॉडी में, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 जो है वो रिलीज़ होगा, वो जाके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से एरिथ्रोपोइटिन जीन बनेगा और जीन से हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन बनेगा। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? तो जो फर्स्ट सेल था हमारे पास प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये जाके उसको स्टिमुलेट करेगा। एरिथ्रोपोइटिन जो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को ही जाके स्टिमुलेट करेगा, उसकी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। अगर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट ही ना बनेगा तो नेक्स्ट सेल्स भी नहीं बनेंगे, तो इस वजह से उस पहले सेल को ही जाके ये स्टिमुलेट करता है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को जाके ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट जो है इसके अलावा डिफरेंट सेल से स्पीडीली मतलब स्पीड से फिर वो बाकी सेल की स्टेज में जो है वो चेंज होते रहते हैं, यानी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट जो बाकी सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं उसकी प्रोसेस को भी ये फास्ट कर देता है। अगर ये एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं होगा तो फिर ना ही प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनेगा और ना ही बाकी सेल्स में ये इजीली कन्वर्ट होगा।
अगर एब्सेंस हो जाए प्रोएरिथ्रोब्लास्ट की तो बहुत कम आरबीसीज बनेंगे बोन मैरो से। और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन भी अवेलेबल हो और आयरन भी अवेलेबल हो बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो तो रेट जो होगा 10 टाइम्स देन नॉर्मल हो जाएगा, यानी 10 गुना बढ़ जाएगा अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन भी अवेलेबल हो और आयरन की भी बॉडी में कमी ना हो और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हो तो आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेचोरेशन ऑफ आरबीसीज रिक्वायर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो ये दो विटामिन हमारे पास ज़रूरी है आरबीसीज को मेच्योर करने के लिए। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये हम डाइट पे लेते हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये दोनों जो है एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं TP, थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट किसका फिर डीएनए का पार्ट बनेगा क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड है। तो जब डीएनए प्रॉपर बनेगा तो ही हमारे पास आरबीसीज प्रॉपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, वो दोनों एसेंशियल है डीएनए की सिंथेसिस के लिए क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट वेज के ज़रिए एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। TTP यानी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए दोनों डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। अब अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट जो होंगे वो यानी आरबीसीज जो है एक तो मेच्योर नहीं होंगे, इसके अलावा अगर बन भी गए तो लार्ज साइज़ के बनेंगे देन नॉर्मल साइज़, ठीक है। यानी प्रोड्यूस लार्जर देन नॉर्मल आरबीसीज बड़े साइज़ के बनेंगे। जब बड़े साइज़ का आरबीसी बनेगा तो जब वो किसी भी टाइट कैपिलरीज में से पास होगा तो वो इजीली बर्स्ट हो जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा जो आरबीसी का सेल होगा उसकी मेम्ब्रेन भी फ्लिम्सी होगी और इरेगुलर होगी और लार्ज होगी एंड ओवल इंस्टेड ऑफ बाइकनकेव डिस्क। ये जब पास होगा हमारे पास इसके अलावा इनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होगा और अगर दोनों फैक्टर्स में से एक नहीं होगा तो हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस जो है वो सही तरह नहीं होगा क्योंकि उसमें हमारे पास आरबीसीज मेच्योर नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास है मेच्योरेशन फेलियर बाय फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो हमारा ग्रीन वेजिटेबल से हम लेते हैं, फ्रूट से लेते हैं और मीट से लेते हैं, स्पेशली लीवर से, और इसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है जब इसको ज़्यादा कुक किया जाए। इसके अलावा उन लोगों में जिनमें एब्जॉर्प्शन उनके जीआईटी में यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मेलिटी है तो जिसको हम स्प्रू कहते हैं, यानी इसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ है स्प्रू, अगर जिन लोगों में ये मसला हो उनमें ये फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं होगा, फॉलिक एसिड भी और विटामिन B12 भी। अब अगर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो मेच्योरेशन कैसे करवाएंगे, तो उस वजह से फिर आरबीसीज जो है मेच्योर नहीं होंगे और वो उनमें आरबीसीज जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पर्निशियस एनीमिया। ये क्या होता है, अ कॉमन कॉज ऑफ आरबीसीज मेच्योरेशन फेलियर इज़ फेलियर टू एब्जॉर्ब, यानी अब जीआईटी ट्रैक से हम विटामिन B12 को एब्जॉर्ब ना कर सकें। किस वजह से, हमारे पास अगर गैस्ट्रिक मिकोजा होता है, स्टमक की हमारे पास एक लेयर होती है गैस्ट्रिक मिकोजा, उसकी एट्रोपी हो जाए यानी डीजनरेट हो जाए वो, तो उसके वजह से हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। तो हमारे पास अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं होगी तो हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के एक पैराइटल सेल्स होते हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनाएंगे। अब इस इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम होता है कि ये हमारे पास विटामिन B12 के साथ कंबाइन करते हैं, विटामिन B सेल के साथ ये कंबाइन होते हैं ताकि इसको एब्जॉर्ब करवाया जा सके गट से यानी जीआईटी से। तो जब हमारे पास एट्रोपी हो जाएगी गैस्ट्रिक मिकोजा की तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं बनेगी और ना ही पैराइटल सेल जो होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाएंगे। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास पर्निशियस एनीमिया होगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फ़ायदा होता है, उसकी वजह से विटामिन B12 जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है जीआईटी की सिक्रीशन से। यानी अब हमारे पास जो जीआईटी की सिक्रीशन होती है उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है तो ना ही हमारे पास इसको प्रोटेक्शन मिलेगी और ना ही एब्जॉर्ब होगा, तो हमारे पास मेच्योरेशन भी नहीं होगी आरबीसीज की। तो आज हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जिसमें हमने सबको अच्छे से देखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी।